हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सर्च चैनल पर। पार्ट 2 पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं। संसद 100 नंबर अनुच्छेद तक अपन पढ़ चुके थे और संसद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 101 से प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 101 में क्या है? स्थानों सीटों को रिक्त होना है दोहरी सदस्यता के कारण। कैसे? यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर बताना होता है कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहेगा। यदि वह 10 दिन के अंदर सूचना नहीं देता है तो उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त मानी जाती है। अगर संसद के दोनों सदनों का कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर अंदर बताना होगा कि उसको कौन से सदन में रहना है या फिर कौन सी सीट पर रहना है। अगर 10 दिन के अंदर नहीं बताता है तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाती है। अगर किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन का स्थान रिक्त माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन की 2 सीटों पर चुनाव जीतता है तो उसे स्वेच्छा से एक सीट खाली करनी होगी, अन्यथा दोनों सीट रिक्त मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो 14 दिन के अंदर अंदर विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी, अन्यथा संसद वाली सीट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दोहरी सदस्यता के कारण क्या है? एक तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर चुना जाए तो 10 दिन के अंदर बताए, नहीं तो राज्यसभा वाली सीट खाली हो जाएगी। अगर वह संसद और विधानमंडल दोनों में चुन लिया जाए तो 14 दिन के अंदर बताए, अन्यथा विधानमंडल की सीट खाली हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीट पर जीत जाए तो एक खाली करनी होगी, अन्यथा दोनों खाली हो जाएगी। अगर एक सदन का व्यक्ति दूसरे सदन में चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन की सदस्यता उसे एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा पहले वाले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सीटों का रिक्त कैसे होएगी? सीटों की रिक्त और कैसे होएगी? त्याग पत्र दे दे तो त्याग पत्र सांसद यदि लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को त्याग पत्र दे देते हैं तो उनकी सीट रिक्त मानी जाती है। तो जो भी सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद या फिर राज्यसभा के, वो त्याग पत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी को देते हैं। अनुपस्थिति होने पर भी रिक्त हो जाते हैं पद। अनुच्छेद 101 की बात कर रहे हैं ना, अनुच्छेद 101 कैसे? कि यदि कोई सांसद सदन को बिना सूचित करे लगातार 60 दिन तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब के निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर अयोग्य कर दिया गया कि 60 दिन तक वह अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, इसके कारण संसद की सदस्यता समाप्त कर जाती है। 60 दिन की गणना में सदन स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 से अधिक दिनों की अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। 1, 2, 3, 4 तक तो समाप्त शामिल करेंगे सत्रावसान या फिर छुट्टी का, 4 से अधिक जो है ना उनको शामिल नहीं करेंगे। यदि न्यायालय चुनाव को अमान्य घोषित कर दे तो सीट रिक्त मानी जाती है। सदन से निष्कासित करने पर भी सीट खाली हो जाती है। यदि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन जाता है तो भी सीट रिक्त हो जाती है। भाग 5 अनुच्छेद 101 के अंदर क्या उल्लेखित है? सीटों का रिक्त होना कब हो सकती है? दोहरी सदस्यता होने पर हो सकती है। और कब हो सकती है? त्याग पत्र दे दे तो हो सकती है। अनुपस्थित होने पर भी सीट खाली हो सकती है। इसके अलावा न्यायालय अगर चुनावों को अमान्य घोषित कर दे तो भी सीट खाली हो सकती है। यदि उसको सदन से निष्कासित कर दिया जाए तो भी सीट रिक्त हो जाती है। अगर वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन जाए तो भी सीट रिक्त मानी जाती है। अनुच्छेद 102 के अंदर क्या उल्लेख है? सदस्यता के लिए निरर्हता या फिर अयोग्यता क्या है? सदस्यता के लिए भी सदस्य है, उसके लिए क्या नहीं करना? दल बदल करने पर अयोग्य लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है। दल बदल करने पर अयोग्य माना जाएगा, ये नहीं करना, दल बदल आपको नहीं करना। लाभ का पद धारण करने, ये भी नहीं करना।
मानसिक रूप से विकृचित या फिर दिवालिया घोषित हो जाए तो भी सदस्यता हो जाती है समाप्त। विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले यदि न्यायालय 2 वर्ष से अधिक की सजा सुना ले। राहुल गांधी वाला मामला यही था। आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए, दहेज, अस्पृश्यता, सती प्रथा आदि गतिविधियों में संलिप्त होने पर भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 102 के अनुसार। अनुच्छेद 102 के अंदर क्या है? अयोग्यता या फिर निरर्हता दी गई है। आप मुझे बताएं कि योग्यता किस अनुच्छेद में है? सांसदों के लिए योग्यता अर्थात संसद का सदस्य बनने हेतु योग्यता किस में है? ये है 83 के अंदर उल्लेखित है। अनुच्छेद 83 भाग 5 में उल्लेखित है। और 102 में क्या है? निरर्हता, अयोग्यताएं 102 में है उल्लेखित। भाग 5 102 अनुच्छेद। 101 क्या था? दो मतलब रिक्त होना सीटों का। 103 नंबर क्या बोलता है अनुच्छेद? सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय कौन करता है? चुनाव में भ्रष्टाचार गड़बड़ी के आधार पर सांसद को अयोग्य राष्ट्रपति घोषित करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। अनुच्छेद 103 भाग 5। संसद की बात कर रहे हैं अपन। अनुच्छेद 104 के अंदर बिना शपथ लिए या अर्हरित न होते हुए भी निर्हरित किए जाने पर बैठने मत देने के लिए शासित। इसके लिए कितना जुर्माना लगता है? यदि कोई सांसद बिना शपथ लिए संसद की बैठकों में भाग लेता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है, जो संसद को देय ऋण के रूप में वसूला जाएगा। यदि वह संसद में बिना शपथ लिए बैठता है बैठकों में तो उस पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। और 103 के अंदर है निरर्हताएं। 102 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 102 के अंदर निरर्हता 102 के अंदर है। 103 के अंदर कौन सी है? निरर्हता के लिए निरर्हता संबंधी विनिश्चय कौन करेंगे? राष्ट्रपति। मतलब नॉर्मल सी बात है। 102 के अंदर अयोग्यता दी है और 103 के अंदर ये बोला गया है कि अयोग्यता संबंधी जो वाद है कौन निपटारा करेगा? अंतिम राष्ट्रपति। लेकिन किससे पूछकर? चुनाव आयोग से परामर्श करने के पश्चात। 104 का है बिना शपथ लिए रहित होते हुए बैठने पर उनको 500 रुपये जुर्माना लगेगा। 105 के अंदर क्या है? संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेष अधिकार अनुच्छेद 105 के अंदर उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 105 में क्या है? संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार आदि। तो नॉर्मल सी बात है कि सांसदों के विशेष अधिकार किस में है? अनुच्छेद 105 के अंदर हैं। समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार उनके सदस्यों की शक्तियां हैं उल्लेखित। इसमें संसद एवं सांसदों के विशेषाधिकार का उल्लेख है। इनका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। सांसदों को अभिभाषण का विशेषाधिकार है। नंबर 1 बात, उन्हें अभिभाषण का विशेषाधिकार है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से 40 दिन पूर्व एवं समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है सिविल और दीवानी मामलों में। ठीक है, 40 दिन। फिर है आपराधिक फौजदारी मामलों में लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति की पूर्वानुमति लेकर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। आपराधिक और फौजदारी मामलों में, सिविल या दीवानी मामलों में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अपराध या फिर फौजदारी का कोई मामला है तो लोकसभा अध्यक्ष एवं मतलब पीठासीन अधिकारी की पूर्वानुमति लेकर ही गिरफ्तारी की जा सकती है। किनकी? सांसदों की। किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 105 में। क्या उल्लेख है? विशेषाधिकार उल्लेख है। एक हमने पढ़ा था अनुच्छेद 88, उसके अंदर क्या थे? उसके अंदर महान्यायवादी और मंत्रियों के अधिकार थे। लेकिन 105 में क्या है? सांसदों के विशेषाधिकार है। जो संसद के सदस्य होंगे या फिर समितियां, उनकी शक्तियां और उनके विशेषाधिकार है। ठीक है। महान्यायाधीश जब तक पद पर बना रहता है उसे सांसदों के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो सांसदों के समान ही विशेषाधिकार किसको होते हैं? महान्यायवादी को होते हैं।
सदस्यों के वेतन और भत्ते, सदस्यों के वेतन और भत्ते, इसमें सांसदों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। सांसद वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम 1954 के तहत वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। संसद के वेतन लाख रुपए कितने हैं? 1 लाख रुपए। चुनाव क्षेत्र, हाँ एक बात बताऊं क्या मैं आपको, चुनाव क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये मिलता है, कार्यालय खर्च 60,000 रुपये मिलता है, दैनिक भत्ता 200 रुपये मिलता है, और मुफ्त आवास टेलीफोन सुविधा जो भी मिलती है, ठीक है। तो एक बात बताऊं क्या मैं आपको, एक अनुच्छेद अपन ने पढ़ा था 98 के अंदर आपने क्या पढ़ा था, जो लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा के सभापति इनके क्या है वेतन भत्ते 98 के अंदर हैं, लेकिन सांसदों के वेतन भत्ते 106 के अंदर है, 106 के अंदर है। 105 में क्या है? विशेषाधिकार हैं। 105 में क्या है? विशेषाधिकार है। 104 में क्या है? निर्हरता, अयोग्य कौन करेगा? अयोग्य राष्ट्रपति करेंगे। 103 में है अयोग्यताएं हैं। 103 में क्या है? अयोग्यताएं हैं। 107 में क्या है? विधायकों के पुनर्स्थापना और पारित किया जाने के संबंध में उपबंध। लोकसभा को भंग होने पर, लोकसभा को, एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, तो 107 में क्या उल्लेख है? 107 में है विधेयक नहीं होते क्या, विधेयकों के पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। लोकसभा के भंग होने पर विधेयक पर पड़ने वाला प्रभाव। नंबर 1 बात कि ऐसे विधेयक जो लोकसभा में लंबित हैं वह समस्त विधेयक समाप्त हो जाते हैं। यदि विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में लंबित हो तो वह विधेयक भी समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में लंबित है तो वह विधेयक भी समाप्त हो जाता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पारित होकर राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाई थी और घोषणा तो कर दी थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा भंग हो गई तो उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा दे और उसके बाद लोकसभा भंग हो जाए तो उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्याप्त समाप्त नहीं होगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यह उल्लेख किस में है? 107 में है। क्या है? विधेयकों को पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 107 भाग 5 के अंदर है। संसद का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों अपन, ठीक है। 108 में क्या है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। इसके अंदर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखना दोस्तों, बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना यदि सदनों को, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा होगा। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केवल समर्थकारी प्रावधान हैं। संसद के दोनों सदनों में मतभेद या गतिरोध की निम्न परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती है? तो वह हो सकती है यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन ऐसे स्वीकार कर दे। एक सदन ने तो ऐसा संशोधन किया जो दूसरे सदन को स्वीकार्य नहीं है। और तीसरी बात कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक रोक कर रखे। तो कहने की बात है विधेयकों के संबंध में, विधेयकों के अवरोध के संबंध में, विधेयक अगर रुक जाए तो संयुक्त बैठक बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। और बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 118 4 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 118 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 118 में क्या उल्लेखित है? कि अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त बैठक की? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं
तो अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं, और यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हैं तो राज्यसभा के सभापति उपसभापति अध्यक्षता करेगा। ठीक है ना। तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा का उपसभापति तीनों उपस्थित है तो दोनों सदनों में से चयनित वरिष्ठ अध्यक्षता की जाती है। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होते हैं। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ध्यान रखें, क्या बात हो रही है कि धन विधेयक के मामले में, और दूसरा क्या है, संयुक्त जो संविधान संशोधन उनके लिए नहीं बुलाई जा सकती संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 107 में किसका उल्लेख है बताएं? अनुच्छेद 107 में किसका उल्लेख है, याद करें। अनुच्छेद 107 में है विधेयकों की पूरा स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में कि कौन सा खत्म हो जाएगा विधेयक। ठीक है। और सदस्यों के वेतन भत्ते किसमें है, अनुच्छेद 106 में है। सांसदों के वेतन भत्ते 106, विशेषाधिकार 105। ठीक है, विशेषाधिकार 105। 104 में क्या है, 104 में है बिना शपथ लिए अर्हित कोई निर्हर व्यक्ति है, वो बिना शपथ लिए अगर लेता है तो उसके संबंध में प्रावधान है। 103 में है निर्हरताएं हैं, निर्हरताएं 103, विशेषाधिकार 105, वेतन भत्ते 106, वेतन भत्ते 106, वेतन भत्ते 106। संयुक्त अधिवेशन 108, संयुक्त अधिवेशन 108। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है। एक तो दहेज रोकथाम विधेयक 1961 में, ठीक है, 1961 में एक तो, दूसरी 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, और तीसरी 2002 के अंदर आतंकवाद निवारक विधेयक, ठीक है, में 2002 में। तो 61, 77 और 2 के अंदर। ठीक है क्या? तो मेन बात अपने यही है कि एक तो दहेज रोकथाम विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा आयोग 1977, आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 में संयुक्त अधिवेशन क्या है, बुलाई गई थी, संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई थी। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति बुलाते हैं, अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति बुलाते हैं। वेतन भत्ते अनुच्छेद 106, विशेषाधिकार 105, विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के अंदर हैं, और निर्हरताएं अनुच्छेद 103 के अंदर हैं। 109 का है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। इस अनुच्छेद में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है क्योंकि यह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन बाद स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, और इस सिफारिश को मानना या ना मानना किस पर है, लोकसभा पर है। डिपेंड करता है कि माने नहीं माने। और धन विधेयक के मामले में किसकी ज़्यादा शक्ति है, लोकसभा की। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता क्योंकि निलंबनकानी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है राष्ट्रपति धन विधेयक को अपनी सहमति रोक सकता है, अर्थात पॉकेट वीटो एवं आत्यंतिक वीटो का प्रयोग धन विधेयक पर कर सकता है। ध्यान रखें, पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता बल्कि पॉकेट वीटो और आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 109 के अंदर धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन किस पर नहीं बुलाया जा सकता, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जो कि एक तो संविधान संशोधन विधेयक हो और धन विधेयक हो, तो उन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बन जाता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। क्या डिफरेंस है साधारण विधेयक और धन विधेयक के अंदर?
इसे संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में रखा जा सकता है साधारण विधेयक को, लेकिन धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही रखा जाता है राष्ट्रपति के अनुमति के साथ। इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती साधारण विधेयक में, लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है साधारण विधेयक को। तो राज्यसभा एक नॉर्मल सी बात है कि साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है। और धन विधेयक को कितने माह तक रोक सकती है, माह तक नहीं 14 दिनों तक ही रोक सकती है, आधे महीने तक ही रोक सके। इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है साधारण विधेयक पर, लेकिन धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु साधारण विधेयक को लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया सकता है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार एवं संशोधन कर सकती है, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती, मात्र 14 दिन ही रोक कर रख सकती है। यदि मंत्री, साधारण विधेयक का नाम मंत्री या फिर गैर मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें गैर मंत्री मतलब जो मंत्री नहीं हो लेकिन मंत्री परिषद का सदस्य हो, वो कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। यह सरकारी गैर सरकारी विधेयक है, यह सरकारी विधेयक है। यदि यह सरकारी विधेयक के रूप में लोकसभा में पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। ध्यान रखें कि लोकसभा के अंदर अगर साधारण विधेयक पेश किया जाता है, सरकारी विधेयक, और वो पास नहीं हो तो लोकसभा गिर जाती है। अगर धन विधेयक पारित नहीं हो तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें आएगा, देखना कि इसमें तो अगर पारित नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि गिर जाए, लेकिन धन विधेयक अगर पारित नहीं हो तो सरकार गिर जाती है। फिर है धन विधेयक की परिभाषा। हमने पढ़ी कि प्रक्रिया, धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया अनुच्छेद 109 के अंदर है, और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, और 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 118 के अनुसार अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और 106 के अंदर वेतन भत्ते, 105 के अंदर विशेषाधिकार, 103 के अंदर है निर्भरताएं हैं, सांसदों के लिए निर्भरताएं हैं। दोस्तों, धन विधेयक की क्या परिभाषा है, इस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। धन विधेयक की परिभाषा में क्या क्या शामिल हैं, किसी भी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन एवं विनियमन करना, यह धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है। भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि से होने वाले समस्त खर्च एवं जमाएं, यह भी धन विधेयक में शामिल है। मतलब संचित निधि एवं आकस्मिक निधि से होने वाली जो भी खर्च है ना और जमाएं हैं, वह धन विधेयक कहलाएगी। भारत सरकार की समस्त उधारियां धन विधेयक के रूप में काम करती हैं। भारत की संचित निधि पर भारित समस्त व्यय, संचित निधि पर भारित समस्त व्यय की उद्घोषणा भी धन विधेयक की परिभाषा में आती है। लेकिन बात क्या है कि जुर्माना एवं अन्य शास्तियों के अधिरोपण करना एवं फीस, सेवाओं के बदले ली गई फीस को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है। स्थानीय निकायों द्वारा कर का अधिरोपण, उत्साधन धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता है। स्थानीय निकायों द्वारा कर अधिरोपण, उत्साधन धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता है। अगर कोई जुर्माना वगैरह लगाया जाए तो वह भी धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता है। तो धन विधेयक की परिभाषा में क्या आता है, एक तो संचित निधि पर भारित जो भी कर हैं वह आते हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि से रुपया निकालना, जमा करना धन विधेयक के रूप में आते हैं। और इसके अलावा भारत सरकार की समस्त उधारियां भी धन विधेयक के रूप में आती है। भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि से होने वाले समस्त खर्च और जमाएं, मैंने आपको बता दी। किसी भी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन एवं विनियमन करना भी धन विधेयक की परिभाषा में आता है। लेकिन जुर्माना और फीस धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आती है। 111 में क्या है, विधेयकों की अनुमति। राष्ट्रपति की विधि कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 111 में है। 110 के अंदर है धन विधेयक की परिभाषा। 109 के अंदर है धन विधेयक के लिए प्रक्रिया।
108 में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 118(4) में है अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 106 में है वेतन भत्ते सांसदों के। 105 में सांसदों के विशेषाधिकार। 103 के अंदर है अयोग्यताएं या फिर निरर्हता है। 111 में है विधेयकों की अनुमति देता कौन है? राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख है। राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 111 में है। 3 प्रकार की वीटो होती है। विधेयक एक कच्चा प्रारूप होता है। सामान्य विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। ऐसा विधेयक जो मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है वह होता है सरकारी विधेयक। ऐसा विधेयक जो कि मंत्री या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक जो मंत्रियों के अलावा अन्य सांसदों, सत्ता या विपक्ष द्वारा लाया जाता है, गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। विधेयक साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। कौन कौन से होते हैं विधेयक? साधारण विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है। इनमें से धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है ना, इन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 111 कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वीकृति दे दे, स्वीकृति हेतु रोक सकते हैं, पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून या फिर अधिनियम का रूप लेता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर कितने समय से निर्णय देगा, इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर किसी विधेयक पर अपना निर्णय देना होता है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निषेध या मना करना है। वीटो का अर्थ क्या है? निषेध या फिर मना करना है। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। निलंबनकारी वीटो, अत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो हैं। ठीक है। क्वालिफाइड वीटो, विशेषीकृत वीटो किसके पास है? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। निलंबनकारी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है यदि संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा, संशोधन सहित एवं संशोधन रहित पुनः विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्यों? 44वें संविधान शोधन 1978 के अंदर ऐसा प्रावधान किया था, लेकिन 42वें संविधान शोधन 1976 के अंदर यह बोल दिया गया था कि राष्ट्रपति अनुमति देंगे ही देंगे। लेकिन 44वें संविधान शोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं और दूसरी बार उन्हें अनुमति देनी ही होगी। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग 1997 में डॉक्टर के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी प्रस्ताव पर किया था। 2006 में डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने संसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में भी इसका प्रयोग किया था। ठीक है क्या? राष्ट्रपति धन विधेयक एवं संविधान शोधन विधेयक और पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है, अर्थात उन पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है, अतः इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। तो एक तो धन विधेयक हो गया और दूसरा कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक हो गया। फिर है कि 24वें संविधान शोधन 1971 द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था। मैंने आपको 42 में बताया था, लेकिन ध्यान रखें 24वें संविधान संशोधन विधेयक 1971 के तहत उन्हें राष्ट्रपति महोदय को बाध्यकारी कर दिया कि वह अनुमति देंगे ही देंगे, अतः राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता था। 24वें संविधान शोधन 1971 द्वारा यह प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, अर्थात उन पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 पढ़ रहे हैं विधेयकों के संबंध में कि इसमें वीटो का भी उल्लेख है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निषेध,
आत्यांतिक वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने में स्पष्टता मना कर दे तो उसे आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। और सामान्य गैर सरकारी विधेयकों पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। ऐसे विधेयक पर अनुमति देने से मना कर सकता है जो ऐसी सरकार द्वारा पारित किया गया हो जो विधेयक पर अनुमति देने के पूर्व ही त्याग पत्र दे और नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की सिफारिश करे। सर्वप्रथम 1954 में पेप्सू विधेयक पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक का न तो स्वीकृति देता है और न ही अस्वीकृति करता है और न ही 10 दिन के भीतर पुनर्विचार हेतु लौटाता है अर्थात कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जे.एल. सिंह ने डाक संशोधन विधेयक 1986 के अंदर किया था। तो ज्ञानी जे.एल. सिंह पॉकेट वीटो 1986 डाक संशोधन विधेयक, ठीक है। ज्ञानी जे.एल. सिंह पॉकेट वीटो 1986 डाक विधेयक, ठीक है। और आत्यांतिक वीटो 1954 पेप्सू विधेयक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेप्सू विधेयक 1954 आत्यांतिक वीटो। 24वें संविधान शोधन 1971 द्वारा बाध्यकारी कर दिया गया, लेकिन 44वें संविधान शोधन 1978 द्वारा एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने के लिए राष्ट्रपति महोदय को छूट दे दी गई थी। आत्यांतिक वीटो अपन ने पढ़ ली है। अब देखें, विधेयक पर 3 वाचन होते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रथम वाचन, इसमें प्रस्तुतकर्ता विधेयक का शीर्षक एवं उद्देश्य बताता है। तत्पश्चात इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। प्रथम वाचन में ओनली उद्देश्य और शीर्षक क्या है वह बताया जाता है और राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। प्रथम वाचन की बात है। 3 वाचन होते हैं कोई भी विधेयक के अंदर। अनुच्छेद 111 पढ़ रहे हैं, विधेयकों के संबंध में अनुमति देता कौन है? राष्ट्रपति देते हैं। 3 प्रकार के विधेयक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 2 प्रकार के विधेयक होते हैं वैसे तो, एक तो सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। फिर होते हैं धन विधेयक जो कि वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक होते हैं। तो वाचन कितने होते हैं? 3। प्रथम वाचन के अंदर ओनली शीर्षक और उद्देश्य बताया जाता है। द्वितीय वाचन में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबा चलने वाला वाचन है तथा इसमें संशोधन भी होते हैं। इस वाचन में विधेयक पर चर्चा की जाती है तथा जरूरत पड़ने पर इसे प्रवर समिति या संयुक्त समिति को भेजा जाता है। यह जनता की राय के लिए सार्वजनिक किया जाता है। किसको? विधेयक को। द्वितीय वाचन के अंदर क्या होता है? यह सबसे लंबा वाचन होता है, सेकंड वाचन। इसमें संशोधन भी किए जाते हैं। इस वाचन में विधेयक पर चर्चा की जाती है तथा जरूरत पड़ने पर इसे प्रवर समिति या संयुक्त समिति को भेजा जाता है या जनता की राय के लिए सार्वजनिक किया जाता है। प्रवर समिति को अधिकतम 3 माह में रिपोर्ट देनी होती है। प्रवर समिति उसी सदन के सदस्य होते हैं जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। संयुक्त समिति, इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त समिति होती है, एक होती है प्रवर समिति। प्रवर समिति किस सदन की में होती है? जिस सदन में विधेयक लाया जाता है प्रवर समिति उसकी होती है। संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। सेकेंड वाचन सबसे लंबा होता है और फिर होता है तृतीय वाचन। इस चरण में केवल मतदान होता है जिसे स्वीकार करने पर कानून बन जाता है। इस चरण में संशोधन नहीं होते। तो संशोधन ओनली किस चरण में होते हैं? सेकंड वाचन में संशोधन होते हैं। सेकंड वाचन सबसे लंबा समय कार्यकाल लेता है। सेकंड वाचन में संशोधन भी होते हैं, जनता की राय भी ली जाती है। जरूरत पड़ने पर प्रवर समिति या फिर संयुक्त समिति को भी भेजा जाता है। फिर है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। अनुच्छेद 111 ही पढ़ रहे हैं वर्तमान में अपन। और सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक कौन कौन से होते हैं या फिर क्या डिफरेंस है यह देखते हैं।
सरकारी विधेयक इसे संसद में मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसे? गैर सरकारी विधेयक को। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, सरकारी विधेयक। लेकिन गैर सरकारी विधेयक सार्वजनिक मामलों पर विपक्ष दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है कि विपक्ष क्या बोल रहा है। सरकार की नीतियों का प्रदर्शित कौन करता है? सरकारी विधेयक करता है। संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी संभावना होती है और गैर सरकारी विधेयक इसके संसद में पारित होने की कम संभावना होती है। सरकारी विधेयक में क्या होता है? संसद द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। ध्यान रखें, सरकारी विधेयक पास नहीं हुआ तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है, लेकिन जो गैर सरकारी विधेयक है अस्वीकृत होने पर भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसद में सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। संसद में सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए, लेकिन संसद में प्रस्तुत करने के लिए इसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस होना चाहिए। गैर सरकारी विधेयक के लिए 1 माह, सरकारी विधेयक 7 दिन, सरकारी विधेयक 7 दिन, गैर सरकारी 1 माह। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा धन विधेयक को कितने टाइम तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकती है साधारण विधेयक को। ठीक है, ठीक है क्या? हाँ, जो सरकारी विधेयक के निर्माण संबंधी विभाग द्वारा निधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है, लेकिन इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि सिविल नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता वाला विधेयक पेश किया गया था राजस्थान के एक सांसद महोदय थे उनके द्वारा, जो कि गैर सरकारी विधेयक था। ठीक है क्या? और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। विधायकों के ऊपर अनुमति के संबंध में अनुच्छेद 111 में है उल्लेख। अनुच्छेद 103 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक की प्रक्रिया। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर करते हैं। अनुच्छेद 106 में तो है वेतन भत्ते सांसदों के। अनुच्छेद 105 में सांसद और महान्यायवादी के विशेषाधिकार हैं। अनुच्छेद 83 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 85 में बता दिए। अनुच्छेद हाँ सही है, अनुच्छेद 112 बता दिया आपको, लेकिन अनुच्छेद 103 103 नहीं है, बोलने थे मेरे को। 103 में क्या है? निर्भरता या फिर अयोग्यताएं हैं। 105 में क्या है? 105 के अंदर है विशेषाधिकार। 106 के अंदर क्या है? वेतन भत्ते हैं। और 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। 109 में क्या है? 109 में है धन विधेयक की प्रक्रिया। और 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। 111 में है विधायकों पर अनुमति। और 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं? बजट। इसमें संघ केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 112 के अंदर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। ठीक है। विलियम ऑकवर्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग पेश किया गया था, लेकिन विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर 1 फरवरी 2017 में रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल कर दिया गया। तो 1924 में अलग किया गया, 2017 में विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। और कौन सी समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? विलियम ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से 1924 के अंदर अलग किया था। बजट शब्द का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है।
भारत की संचित निधि पर भारित व्यय अनुच्छेद 112(3) के अंदर उल्लेख है। अनुच्छेद 112 में तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। 112(3) के अंदर भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होंगे? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, इन सभी की पेंशन भी। फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीशों की पेंशन ओनली। ठीक है, ध्यान रखें, वेतन भत्ते किस पे होते हैं? राज्य सरकार देती है, लेकिन जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं उनको पेंशन कौन देती है? केंद्र सरकार संचित निधि से देती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन, संघ लोक सेवा अध्यक्ष और सदस्य के वेतन भत्ते पेंशन, राज्यपाल की पेंशन। ध्यान रखें, राज्यपाल का वेतन कौन देता है? राज्य देते हैं, लेकिन डिसाइड कौन करते हैं? संसद करती है। और पेंशन कौन देती है राज्यपाल को? संचित निधि संसद या फिर केंद्र सरकार देती है। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार का है, संसद द्वारा विहित अन्य कोई व्यय, कोर्ट, पंचायत अधिकरण और के आदेश पर किया गया खर्च। संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन मतदान नहीं कराया जा सकता। ध्यान रखें कि संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता है। किस पर? संचित निधि पर भारित कोई भी व्यय है। तो अनुच्छेद 113 में क्या है? संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 पढ़ रहे थे, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। एकवर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को अलग कर दिया गया और विलियम एकवर्ष की समिति तो किया था, लेकिन विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर शामिल कर दिया गया 2017 में रेल बजट को आम बजट के अंदर। ठीक है, वित्त मंत्री की सहायता से प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति वित्त मंत्री की सहायता से, बताओ तो। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में रखवाते हैं। तो रखवाते कौन हैं? राष्ट्रपति रखवाते हैं। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाते हैं। फिर 113 में संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। इसमें अनुदान की मांग का उल्लेख है। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में रखी जाती है। यदि अनुदान की मांग पारित नहीं होती है तो सरकार गिर जाती है। अनुदान की मांग पर लोकसभा में चर्चा एवं मतदान होता है, लेकिन राज्यसभा में इस पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता। अनुदानों की मांग अनुच्छेद 113 के अंदर, यदि अनुदान की मांग पर बिना चर्चा करे सीधे ही मतदान करवा दिया जाए तो उसे गिलोटिन कहा जाता है। अनुदानों की मांग पर चर्चा करे बिना ही सीधे ही मतदान करवा दिए जाए तो उसे गिलोटिन कहा जाता है। उसे गिलोटिन कहा जाता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के बारे में है और 113 किसके बारे में है? अनुदानों की मांग के बारे में है। अनुदानों की मांग के बारे में अनुच्छेद 113, विनियोग विधेयक के बारे में अनुच्छेद 114, विनियोग विधेयक के बारे में अनुच्छेद 114 में उल्लेख है। इसमें विनियोग विधेयक का उल्लेख है, भारत की संचित निधि से पैसे निकालने हेतु विनियोग विधेयक या धन विधेयक के समान होता है, लाया जाता है। राशि निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है, विनियोग करने के लिए अनुच्छेद 114। 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान का उल्लेख अनुच्छेद 115 भाग 5 के अंदर है। संसद का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, जाग जाएं, सोए नहीं, एक्टिव रहें। अनुपूरक एवं अतिरिक्त मांग का उल्लेख अनुच्छेद 115 में है। और अनुपूरक मांग जब एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशि उस वित्तीय वर्ष के
पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनुपूरक राशि की मांग की जाती है, इसे अनुपूरक राशि कहा जाता है। अतिरिक्त मांग, यदि एक वित्तीय वर्ष में नई सेवा परिकल्पित की जाए जिसका पूर्व में उल्लेख नहीं किया गया हो, उसके लिए अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है, उसे अतिरिक्त मांग कहा जाता है। अतिरिक्त मांग, अनुपूरक, ठीक है, अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक अनुदान, ठीक है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान। अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 113 अनुदानों की मांग। अनुच्छेद 112 वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है क्या। 115 में क्या है, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का उल्लेख है। लेखानुदान, वोट इन अकाउंट, यह चुनावी वर्ष में लाया जाता है। लेखानुदान, इसके तहत 2 माह की अग्रिम राशि दी जाती है जो कुल राशि का 1/6 भाग होती है। लेखानुदान। प्रत्यानुदान, किसी सेवा के लिए आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है तब प्रत्यानुदान लाया जाता है। अपवादानुदान, यह किसी विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर की गई राशि होती है। अपवादानुदान। तो वापिस पढ़ते हैं एक बार। लेखानुदान, अपवादानुदान और प्रत्यानुदान का उल्लेख अनुच्छेद 116 में है। अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान का उल्लेख 115 के अंदर है। 114 में विनियोग विधेयक है। अनुदानों की मांग, अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 में अनुदानों की मांग है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 115 में क्या है, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान है। अनुच्छेद 116 में क्या है, इसमें है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का उल्लेख है। लेखानुदान, वोट इन अकाउंट, यह चुनावी वर्ष में लाया जाता है। इसके तहत 2 माह की अग्रिम राशि दी जाती है जो कुल राशि का 1/6 भाग होती है। कुल राशि का कितनी होती है, लेखानुदान के अंदर 1/6 होती है और चुनावी वर्ष में लाया जाता है। 2 माह की अग्रिम राशि दे दी जाती है लेखानुदान के अंदर। प्रत्यानुदान, किसी सेवा के लिए आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है तब प्रत्यानुदान लाया जाता है। अपवादानुदान, यह किसी विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर की गई राशि होती है जिसका उल्लेख उस वित्तीय वर्ष में नहीं होता है। वित्त विधेयकों के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 117 में उल्लेखित है। इसमें वित्त विधेयकों का उल्लेख है। इसमें धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य आय के मामले भी आते हैं। इस वित्त विधेयक में निम्न शामिल है, कौन कौन से। अनुच्छेद 110 धन विधेयक शामिल है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक प्रथम। अनुच्छेद 117 3 वित्त विधेयक 2, ठीक है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हों यह आवश्यक नहीं है। वित्त विधेयक प्रथम 2 मामलों में धन विधेयक के समान होते हैं, शेष मामलों में साधारण विधेयक के मामले होते हैं। 2 मामले, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही धन वित्त विधेयक रखे जाते हैं और सर्वप्रथम लोकसभा में ही रखे जाते हैं। सर्वप्रथम लोकसभा में ही वित्त विधेयक प्रथम रखा जाता है। प्रक्रिया के नियम, अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अधिकानुदान 116 में है और अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक अनुदान 115 में है। विनियोग विधेयक 114 में है। विनियोग विधेयक 114 में है। अनुदानों की मांग 113 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। विधेयकों पर अनुमति 111 में है। 110 में तो क्या है, 110 में है जो धन विधेयक के परिभाषा है। 109 में क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया। 108 में है संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है। 118 4 में है अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। 106 में है वेतन भत्ते। 105 में है सांसदों के विशेषाधिकार। 103 में है निर्भरताएं और 82 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 82 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, योग्यताएं पढ़ाई थी, योग्यताएं पढ़ाई थी, ठीक है।
प्रक्रिया के नियम अनुच्छेद 118 संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के संचालन हेतु नियम बना सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया संबंधी नियम बना सकेगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन संसद में वित्तीय कार्यवाही के संबंध में अनुच्छेद 119 में उल्लेख है। अनुच्छेद 120 संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। किस में उल्लेख है? भाग 5 अनुच्छेद 120 की बात कर रहे हैं महोदय। संसद पढ़ रहे थे अपन। और यदि सांसद हिंदी व अंग्रेजी में अपना स्पीच भाषण नहीं दे सकता है तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति की अनुमति लेकर मातृभाषा में अपनी स्पीच दे सकता है। अनुच्छेद 120 में ऐसा उल्लेख है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध निर्बंधन। कैसे? संसद में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती अनुच्छेद 121 के तहत। और उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन में किया गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। और बस यही बात है। एक तो न्यायाधीश है ना, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। और जो भी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली है ना, उन पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ठीक है। किस में उल्लेख? अनुच्छेद 121 के अंदर है। अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा है। संसद में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया के नियम 118 में है। प्रक्रिया के नियम वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 117 में है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 117 में है। अनुच्छेद 122 के अंदर क्या है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना अनुच्छेद 122 में है। अनुच्छेद 121 में क्या था? संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। किस बारे में? एक तो न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और दूसरा न्यायाधीशों के आचरण व्यवहार पर। उनके उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए जाने वाले आचरण के विषय में संसद पर कोई चर्चा नहीं होगी। संसद पर कोई चर्चा नहीं होगी। 120 में भाषा है। 120 भाषा। 120 अनुच्छेद 120 भाषा। अनुच्छेद 119 में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि नियमन। आप तो याद रखें, प्रक्रिया के नियम 118, वित्त विधेयक 117, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 117। 116 में क्या? लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान है। 115 में क्या है? अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान है। 114 में विनियोग विधेयक का 113 के अंदर क्या है? संसद प्राक्कलनों के समय नहीं, 113 में हाँ प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण। 20 में है भाषा। 22 में क्या है कि जो न्यायपालिका है वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। संसद की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना। न्यायपालिका भी संसद की कार्यप्रणाली पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। और न्यायपालिका में संसद की कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 122 के अंदर उल्लेख है दोस्तों। ठीक है। फिर है संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी विभिन्न प्रकार के नियम। सर्वप्रथम है शून्यकाल। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने के लिए पूर्व सूचना दी जाती है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने के लिए पूर्व सूचना दी जाती है। कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है कि किस निर्वाचन क्षेत्र से है, नाम क्या है, किस मंत्री से आपको प्रश्न पूछना है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। 10 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। किस निर्वाचन क्षेत्र से आप, नाम क्या है, किस मंत्री से प्रश्न पूछना है। प्रश्नकाल के अंदर यह 10 दिन पूर्व सूचना आपको देनी होती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। शनिवार, रविवार एवं बजट पेश के दिन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। एक तो शनिवार को और रविवार को आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे का है। प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे का है। और
10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। किस निर्वाचन क्षेत्र से है, नाम क्या है, किस मंत्री से प्रश्न पूछना है, यह 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। 11 से 12 बजे के बीच में होता है। रविवार, शनिवार, बजट पेश के दौरान, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के दौरान क्या होता है, प्रश्न नहीं किए जाते हैं। प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कैसे? तारांकित प्रश्न, तारांक लगा होता है इन पर। इसमें प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। इसमें अनुपूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है क्या? तारांकित प्रश्न के अंदर लोकसभा में एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में प्रश्न पूछने की कोई सीमा नहीं है, कितने भी राज्यसभा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा का एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है एक दिन में, जबकि राज्यसभा का एक सदस्य अधिकतम 3 प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, लोकसभा में तो एक सदस्य एक प्रश्न पूछेगा एक दिन में, लेकिन राज्यसभा में एक सदस्य अधिकतम 3 प्रश्न पूछ सकता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर देने का समय 8 मिनट आवंटित है। तारांकित प्रश्न की सूची हरे कागज पर छापी होती है। तारांकित प्रश्न हरा कागज, ठीक है। और प्रश्न काल की बात कर रहे हैं, तारांकित प्रश्न पूछ रहे हैं अपन। 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकसभा में एक दिन में, लेकिन एक व्यक्ति एक ही प्रश्न पूछेगा लोकसभा में। राज्यसभा में एक व्यक्ति 3 प्रश्न पूछ सकता है, हरे कागज पर छपे होते हैं। तारांकित प्रश्न का उत्तर देने का समय 8 मिनट आवंटित है। अतारांकित प्रश्न, तारांक नहीं लगा होता है। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है। तारांक नहीं लिया जाता है, तारांकित नहीं होते हैं, इनका लिखित में उत्तर दिया जाता है। इनमें अनुपूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जवाब लिखित में दिया जा रहा है। एक दिन में लोकसभा में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं? 20, लेकिन अतारांकित प्रश्न अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में कोई सीमा नहीं है। अतारांकित प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है। लोकसभा का एक सदस्य एक दिन में 4 प्रश्न कर सकता है। अतारांकित प्रश्नों की सूची सफ़ेद कागज पर छपी होती है। अतारांकित सफ़ेद कागज, तारांकित हरे कागज। तारांकित हरे कागज 8 मिनट में तारांकित प्रश्न का जवाब देना होता है। ठीक है क्या? अल्प सूचना प्रश्न, जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो उसे अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर शीघ्र 10 दिनों के अंदर अंदर दिए जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। फिर आता है शून्यकाल। शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे होता है। प्रश्नकाल 11 से 12, शून्यकाल 12 से 1 बजे के मध्य होता है। और संसदीय इतिहास में शून्यकाल भारत की देन है। 1962 से शुरू हुआ शून्यकाल की बात कर रहे हैं। 12 से 1 बजे तक तो होता है प्रश्नकाल, 11 से 12 बजे तक होता है प्रश्नकाल। 12 से 1 बजे तक क्या होता है? शून्यकाल होता है दोस्तों। 11 से 12, 12 से 1 तक शून्यकाल। संसदीय इतिहास में भारत की देन है। संसदीय नियम एवं प्रक्रिया में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना दिए किसी भी मंत्री से सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पूछा जा सकता है। शून्यकाल में कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। तो शून्यकाल में कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 20 मामले उठाए जा सकते हैं। टाइम कब है? 12 से 1 बजे का है। शून्यकाल भारत की देन है। संसद के नियम एवं प्रक्रिया में इसका उल्लेख है क्या? नहीं, शून्यकाल का संसद के नियम प्रक्रिया में उल्लेख नहीं है। और शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना दिए किसी भी मंत्री से सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पूछा जा सकता है। शून्यकाल में कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। फिर है विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव।
अल्पकालीन चर्चा किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान लाने के लिए कोई गैर सरकारी सदस्य अल्पकालीन चर्चा उठा सकता है। इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है। अल्पकालीन चर्चा को 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है। यह चर्चा सामान्यतः मंगलवार और गुरुवार को की जाती है। मंगलवार और गुरुवार को की जाती है। अल्पकालीन चर्चा की शुरुआत 1953 में हुई थी और चर्चा उठाने वाला सदस्य इसकी सूचना महासचिव को देता है तथा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। आधे घंटे की चर्चा, इसके लिए 3 दिन पूर्व की सूचना देनी होती है। चर्चा उठाने वाले संसद सदस्य को अतिरिक्त 4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। फिर भी इस पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है। आधे घंटे की चर्चा तारांकित अतारांकित अल्प सूचना प्रश्न से संबंधित किसी विषय पर अध्यक्ष निर्धारित करता है। लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा 5 से 5:30 बजे 5 से 5:30 बजे के मध्य होती है। सोम बुध शुक्र को, सोमवार मंगलवार को नहीं हुई, बुधवार गुरुवार को नहीं हुई, शुक्रवार तो मंगलवार और गुरुवार को कौन सी होती है चर्चा? अल्पकालीन चर्चा होती है। अल्पकालीन चर्चा तो 2 घंटे की होती है भाई साहब, काई की अल्पकालीन चर्चा है। ठीक है क्या? फिर देखें क्या बात याद रखने की, लोकसभा में दैनिक कार्यक्रम कैसे कि 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल, लंच अवकाश होता है 1 से 2 से 6 बजे तक लोकसभा द्वारा विधायी कार्य होते हैं। और राज्यसभा का दैनिक कार्यक्रम प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच अवकाश, राज्यसभा का विधायी प्रक्रिया, सेम टू सेम वो ही प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जुड़े रहें बुकसार के साथ।